ओके जी, री इंजीनियरिंग फेजेस के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, इसको थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने री इंजीनियरिंग की टीम बनानी होती है। दूसरे नंबर पे हमने सेलेक्ट करना होता है पैकेज प्रोसेस, जिसको हम रीडिज़ाइन या री इंजीनियर करना चाहते हैं। हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। हम उनमें से कोई एक प्रोसेस चूज़ करते हैं या एक से ज़्यादा जिनको रीडिज़ाइनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन हम प्रोसेस को डायग्नोज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसका ओवरव्यू लेते हैं ताकि उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं उनको हाईलाइट किया जा सके। फिर हमने जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट की हैं उनको रीडिज़ाइन किया जाता है, उनके मल्टीपल सॉल्यूशंस के बारे में सोचा जाता है ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें और टाइम और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। फिर हम उस जो मॉडल हमने बनाया होता है उसकी प्रोटोटाइपिंग करते हैं, उसका फिजिकल मॉडल बना के देखते हैं उसको रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो प्रोटोटाइपिंग में अगर वो सक्सेसफुल होता है तो हम उसकी जो है ना वो उसको बार बार अपनी टॉप मैनेजमेंट से इंडोर्स करवाते रहते हैं। आफ्टर इंडोर्समेंट हम क्या करते हैं, उसको फुल स्केल में इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है आपको 3 to 6 मंथ्स के अंदर जो है ना वो बेहतर इम्प्रूवमेंट के साथ नज़र आनी शुरू हो जाए। इसमें हमने पहला स्टेप पढ़ा था, ये हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है इस स्लाइड की। री इंजीनियरिंग टीम हमने जो प्रोड्यूस करनी होती है उसमें मुख्तलिफ एक्टर्स, मुख्तलिफ जो रोल्स हैं या मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस जो आपको नज़र आते हैं वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे लीडर है। कल हमने इसके बारे में बात की थी कि ये जो एक ऐसा पर्सन होता है लीडर जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन जील्स को अंडरस्टैंड करता है, वो मूव करना चाहता है फ्रॉम पुअर टू बेटरमेंट, वो कॉस्ट और टाइम को रिड्यूस करना चाहता है। तो ये एक ऐसी पोजीशन पे बैठा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज प्रोड्यूस कर सकता हो, ठीक है, वो उसको लीड करता है। इसके रोल्स क्या होते हैं, यानी कि इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं इस हवाले से वो क्या होंगी कि वो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेगा सबसे पहले नंबर पे कि किस प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। फिर देखेगा ये प्रोसेस जो है ये किस मैनेजर के अंदर आता है, किस मास्टर के अंदर आता है, किस सुपरवाइज़र के अंदर आता है, ठीक है। उनके साथ उसकी एक टीम बनाएगा ताकि उनको मोटिवेट कर सके, एक इन्वायरमेंट ऐसा प्रोड्यूस कर सके जो कि चेंज को एक्सेप्ट करने के काबिल हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो एक क्राइटेरिया सेट करता है कि अगर हम ये चीज़ें सेट कर लें तो हम समझते हैं कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या स्पेसिफिक प्रोसेस को इम्प्रूव कर लिया, ठीक है। फिर ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डिज़ाइन करता है, ठीक है, ताकि जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो बिफोर टाइम जो एंड यूज़र तक कम्युनिकेट हो जाएं ताकि एकदम से जब वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो वो उसको रेजिस्ट ना करें। दूसरे नंबर पे हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा प्रोसेस ओनर। प्रोसेस ओनर से मुराद वो सुपरवाइज़र है या इंडस्ट्री में उसको मास्टर भी कहते हैं, मैनेजर कहते हैं अगर वो थोड़ी सी डिसेंट इंडस्ट्री है। तो वो मैनेजर है जो कि उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, उसकी वर्किंग के इन लाइन, यानी कि उसको जो ना वो तमाम उसकी वर्किंग और एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ओनर है। प्रोसेस ओनर क्या करता है, अपनी टीम बनाता है, री इंजीनियरिंग टीम। आपको उसके बक्स के अंदर जो है ना ये नज़र आ रही है री इंजीनियरिंग टीम। ये री इंजीनियरिंग टीम प्रोड्यूस करता है और जो टीम को ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, रिसोर्सेज की, ऑफिस की ज़रूरत है, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है या कुछ नॉलेज की ज़रूरत है, इंटरनेट एक्सेट्रा की ज़रूरत है, उन चीज़ों को इंश्योर करता है। फिर ये प्रोसेस ओनर, क्योंकि ये इस प्रोसेस को की जो ना ABC को समझता है तो उसके मुताबिक वो चीज़ों को मोटिवेट करता है। मोटिवेशन आपको लीडरशिप से भी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे मोटिवेशन जो है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये करता है, वो अपनी टीम को लेके चलता है, सपोर्ट करता है ताकि वो री इंजीनियरिंग जो है ना वो परफॉर्म हो सके। अब ये जो प्रोसेस ओनर है, जैसे लीडर ने प्रोड्यूस किया प्रोसेस ओनर ने री इंजीनियरिंग टीम प्रोड्यूस करनी है। तो री इंजीनियरिंग टीम एक्चुअली जो वर्क करती है इसके अंदर दो तरह की टीम्स बनती हैं। आगे जाके यहाँ पे इसको डिस्क्राइब भी किया गया है। री इंजीनियरिंग टीम जो होती है ना वो एक होती है कोर टीम, यहाँ पे आनी है, और दूसरी हमारे पास है एसोसिएट टीम। दो तरह की टीम्स बनती हैं, दिस वन इज़ कोर टीम एंड दिस वन इज़ एसोसिएट टीम। कोर टीम हम कह सकते हैं ये पर्टिकुलर टीम है जो कि डेडिकेटेड होकर काम करती है, जिसका डेडिकेटेड पर्पज़ ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की उस प्रोसेस को रिव्यू कर ले, रीडिज़ाइन कर दे, री इंजीनियर कर दे। और जो एसोसिएट टीम है वो अपने रोज़मर्रा के काम जारी रखती है, लेकिन इस टीम को असेस जो ना असिस्ट करती है,
हेल्प करती है इन री इंजीनियरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये वाली टीम जो है ये इसको हम कहते हैं कि री इंजीनियरिंग का एक्चुअल वर्क परफॉर्म करती है। जहाँ जहाँ पे रीडिज़ाइन हो सकता है, किसी जगह पे प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है, वो कैसे आती है वो आगे जाके देखेंगे। फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको री इंजीनियर करे, तो ये एक री इंजीनियरिंग टीम बनती है। देन हमारे पास जो है ना वो इन दोनों को स्टीयर करने के लिए ये जो हमने बनाए हैं एक स्टीयरिंग कमेटी होती है। स्टीयर से मुराद होता है तो में हम कह सकते हैं रहनुमाई करना या डायरेक्शन देना, खिदमत करना या ओवरव्यू करना, लुक आफ्टर करना, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग कमेटी प्रोड्यूस की जाती है। अब ये स्टीयरिंग कमेटी ज़ाहिर है जो कि रहनुमाई करती है, वो उस पर्टिकुलर ऑनर या री इंजीनियरिंग की निस्बत ज़्यादा सीनियर होगी, ज़्यादा उन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करती होगी, ज़्यादा क्लियरली उस प्रोसेस का ऑल ओवर द प्रोसेसेस, ऑल ओवर द इंडस्ट्री एक्टिविटीज स्कोप को अंडरस्टैंड करती होगी। यानी कि हम समझते हैं कि स्टीयरिंग कमेटी जो है वो एक इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज रखती होगी, ठीक है। कमेटी के अंदर 3-4 डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हो सकते हैं, ताकि जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं उनके बारे में वो अपनी इनपुट दे सकें, ठीक है। उन प्रोसेस को कोई ऐसी जो ना री इंजीनियरिंग एक्टिविटी ना प्रोड्यूस हो जाए जिससे बाकी के प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए, तो वो स्टीयरिंग कर रही होती है। इसके दो चीज़ें हमारे पास जो है ना वो कोऑर्डिनेशन की होती हैं, एक री इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन है, दूसरी चेंज कोऑर्डिनेशन है। री इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन से मुराद जहाँ जहाँ पे प्रोसेस को रिव्यू करने की ज़रूरत है वहाँ पे वो हेल्प करती है। चेंज कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो चेंज को इम्प्लीमेंट करने में कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि जब चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, जहाँ जहाँ पे प्रोसेस को रीडिज़ाइन किया गया वहाँ पे चेंजेस के अंदर हेल्प आउट करती हैं। तो इन दो टीमों के बारे में लर्न करते हैं। री इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं ये भी सीनियर मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट के अफराद होते हैं जो री इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज़ के दौरान हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। जो जो अभी री इंजीनियरिंग फेज चल रहा है उसके अंदर वो अपनी इनपुट देते हैं, ठीक है। तो इसमें बाज़ दफ़ा उनको इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कुछ टीमें हायर करनी पड़ती हैं। आगे जाके जब हम प्रोसेस सिलेक्शन की बात करेंगे हम देखेंगे कि बहुत सारी इनपुट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हमें लेनी पड़ती है। तो ये कोऑर्डिनेशन करेंगे, जहाँ जहाँ पे री इंजीनियरिंग टीम को किसी फैसिलिटी की ज़रूरत होगी, ये जो री इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेटर हैं वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। हाँ, ये इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर जो है ना ये इसके एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म भी डेवलप कर सकते हैं, ताकि ये जो री इंजीनियरिंग हो रही है ये अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो रही है, इसको इंश्योर कर सकें। देन हमारे पास आते हैं चेंज कोऑर्डिनेटर्स। चेंज कोऑर्डिनेटर्स वो लोग हैं जो कि चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, तो उन रेजिस्टेंस को अवॉइड करना है। तो ये लोग जो होते हैं इनका असर और रसूख काफ़ी ज़्यादा होता है। ये लोगों को कायल करते हैं ऑफिशियली और अनऑफिशियली, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनको इस चीज़ पे उकसाते हैं कि वो नए सिस्टम के साथ चल सकें, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी इन लोगों का जो है ना स्ट्रॉन्ग पीपल बैकग्राउंड होता है, लोगों के साथ असर और रसूख काफ़ी होता है। सीनियर मोस्ट कह सकते हैं हम ये लोग, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप कर रहे होते हैं, कल्चर लेवल की बात करते हैं, ठीक है। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैक बाइटिंग का कॉन्सेप्ट है, लेग पुलिंग का कॉन्सेप्ट है, तो ये लोग जो है ना इसको लेके चल रहे होते हैं, यानी कि अच्छी बुरी सारी चीज़ें इनके साथ चल रही होती हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो ना वो एक कॉन्सेप्ट है कि जी जो नए आने वाले लोग हैं उनको वेलकम किया जाता है थ्रू अ पार्टी, और जो जाने वाले लोग होते हैं उनको जो फेयरवेल दी जाती है थ्रू अ पार्टी, तो ये एक कल्चर डेवलप किया होता है इन लोगों ने, ठीक है। तो चेंज जो कोऑर्डिनेटर टीम है उसमें ऐसे लोग लाए जाते हैं जो कि असर और रसूख रखते हैं, जिनके साथ लोगों का जो है ना वो एक रुझान बना होता है, आइदर वो पॉजिटिव वे में है, आइदर वो नेगेटिव वे में है। जब आपने चेंज को इम्प्लीमेंट करवाना है तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि फिज़िकली लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के बाद उनको इस चीज़ के ऊपर उकसाते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी चेंज मैनेजमेंट को जो ना वो एक लीडरशिप फैशन के अंदर लेके चलते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकली, ठीक है। और फिर लोगों से उसका फॉलोअप लेते हैं, लोगों से पूछते हैं कि यार ये जो चेंज प्रोड्यूस हुई है क्या आपके लिए सुटेड है, क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं सामने आ रही, कुछ ऐसे इश्यूज़ तो नहीं आ रहे। फिर उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए जाहिर है वो चेंज कोऑर्डिनेटर्स के पास जाते हैं, ये री इंजीनियरिंग टीम के पास जाते हैं। तो उन लोगों से वो चेंज जो है ना दोबारा उस प्रोसेस के अंदर जो लोगों के कंसर्न्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
और फिर ये जो चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं ना अनऑफिशियली, लोगों के साथ गुफ्तगू करने के साथ साथ ये चीज़ें उगलवा रहे होते हैं, उनकी रिपोर्ट जनरेट करके ये टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास री इंजीनियरिंग टीम बनती है। अगर ये री इंजीनियरिंग टीम अकॉर्डिंग टू द रोल्स जो हमने अभी स्टडी किए हैं, अगर इस तरह से काम करती है ये टीम, तो अल्टीमेटली ये टीम ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे चेंज प्रोसेस के अंदर। अगर ये टीम अपने रूल्स के, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस के मुताबिक काम करे, तो कोई भी चेंज जो है ना वो होता नहीं है कि अनसक्सेसफुल हो। लेकिन इसके अंदर फिर इश्यूज आ जाते हैं कि जो इस टीम के लोग होते हैं वो खुद ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते या खुद ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं होते उस एक्टिविटी के लिए। खैर, ये हमारे पास री इंजीनियरिंग टीम है। जो दूसरा स्टेप हमारे पास है प्रोसेस सिलेक्शन का, आज हम यहाँ तक ही करेंगे प्रोसेस सिलेक्शन के हवाले से। नहीं जी, प्रोसेस सिलेक्शन में सबसे पहला जो काम है, लिस्ट ऑफ हाई लेवल प्रोसेस हमने प्रोड्यूस करनी है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, कुछ जो है ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं। हमने उनकी एक लिस्ट प्रोड्यूस करनी होती है। बाज़ दफ़ा हम ये करते हैं कि हम उन एक्टिविटीज़ को भी एक प्रोसेस काउंट कर रहे होते हैं जो कि इन सेल्फ एक प्रोसेस का दर्जा नहीं रखती। ठीक है, ये अब री इंजीनियरिंग टीम की एक्सपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से जो ना डिस्टिंग्विश करती हैं। यहाँ पे देखें, ये एक प्रोसेस है, ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोसेस। लेकिन अगर हम इसको देखें तो हो सकता है हमें सेल एक प्रोसेस नज़र आए, प्रोडक्ट एक जो है ना प्रोसेस नज़र आए, क्वालिटी एक प्रोसेस नज़र आए। तो हम ये हमारे पास सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, अगर इनको कंबाइन करके देखें तो ये हमारे पास ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोसेस बनता है। तो हम प्रोसेस की बात करते हैं, हमने टॉप लेवल प्रोसेस लेते हैं और अकॉर्डिंग टू थम्स रूल, एक रूल है उसके मुताबिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 से 10 मैक्सिमम प्रोसेस होते हैं। जितनी बड़ी होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो 10 हो जाएंगे, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है 1-2 प्रोसेस होंगी। ठीक है, तो अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके अंदर कितने प्रोसेस आपको नज़र आते हैं? एडमिशन प्रोसेस है, एग्जामिनेशन प्रोसेस है, एकेडमिक प्रोसेस है, और फाइनेंस में जो चीज़ें जिस तरह से सैलरी, पे रोल सिस्टम एक प्रोसेस है। तो ये इस तरह के मेजर अगर आप लिस्ट करें, स्पोर्ट्स का प्रोसेस है, परचेज़ का प्रोसेस है, तो मेजर अगर आप देखें तो आपको 10 से ज़्यादा प्रोसेस नज़र नहीं आएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमने क्या करना होता है, उनकी एक लिस्ट बनानी है जो प्रोसेसेस आपके पास अवेलेबल हैं। पहला स्टेप ये है कि आप एक लिस्ट बना लें। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी यूनिवर्सिटी की, और साथ में हमने एग्जांपल ले ली उसकी लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस की। पेपर में भी अगर आता है तो आप इस तरह से एक अज्यूम्ड लिस्ट ऑफ प्रोसेस बना सकते हैं। वो जो सिनेरियो दिया होगा उसके मुताबिक आप उसको रीड करके बड़ी आसानी से लिस्ट बना सकते हैं। बेंचमार्किंग अप्रोच फॉर प्रोसेस सिलेक्शन। अब हम क्योंकि री इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, प्रोसेस को रीडिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो हम एक बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक अप्रोच, एक तरीकाकार है कि आप बेंचमार्क सेलेक्ट करें। अब यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है, इसके बारे में आप डिस्कशन करते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में टेस्ट से लेके तो फर्स्ट क्लास तक जो ना हमको 1 मंथ लग जाता है। टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद उसकी जो रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, रिज़ल्ट के बाद मेरिट लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट के बाद बच्चों को फ़ी जमा करवाने का टाइम दिया जाता है, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है, फिर फ़ी का टाइम लगता है, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट लगती है, फ़ी का टाइम मिलता है, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हम देखते हैं कि जिस प्रोसेस को जो ना वो 1 मंथ लग जाता है कंप्लीट होते होते। ये एक प्रोसेस है, इसको कंप्लीट होते हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ लगता है। बेंचमार्क सेट करना है, हम मुख्तलिफ 2-3 और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लर्न करते हैं। हम देखें एक यूनिवर्सिटी 20 डेज़ में करती है और एक यूनिवर्सिटी जो है ना वो 15 डेज़ में करती है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस जो है ना वो एक 15 डेज़ में करती है, एक 20 डेज़ में करती है। इसका मतलब हमारा प्रोसेस किस जगह पे पुअर है थोड़ा सा। तो हमने बेंचमार्क सेट कर लिया कि जो एडमिशन प्रोसेस है ये 30 डेज़ की बजाय हमने इसको 15 या 20 डेज, फॉर एग्जांपल 20 डेज़ के अंदर इसको परफॉर्म करना है। तो दिस इज़ अ बेंचमार्क। सिमिलरली हमारे पास एग्जामिनेशन का प्रोसेस है। हम कहते हैं कि जी हमारी यूनिवर्सिटी में पेपर सबमिशन से लेके, यानी कि क्वेश्चन पेपर सबमिशन से लेके तो रिज़ल्ट सबमिशन तक 30 डेज़ लगते हैं, या हमारे पास 3 वीक्स लगते हैं, यानी कि 21 डेज़ लगते हैं। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर यही काम 15 दिन के अंदर हो रहा है।
तो हम कहते हैं हमने इसको 15 दिनों में करने की ये बेंचमार्क सेट कर रही है। ये ड्यूरेशन एक बेंचमार्क है। आप उसका कंपैरिजन करते हैं कि सिमिलर प्रोसेस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जो कंपीटेटर मार्केट के अंदर मौजूद है वहाँ पे कितनी देर के अंदर हो रहा है। दूसरा बेंचमार्क परफॉर्मेंस कॉस्ट, हम देखते हैं कि पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है। ठीक है, हम उस कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, उस कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, उन लोगों के साथ बैठ के आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ देखते हैं कि यही काम वो कितने कॉस्ट में कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो है ना 10,000 मीटर जो है ना वो कपड़े की एक लॉट है कॉटन की, तो उनको डाई करने के लिए उसके ऊपर हम डिस्पर्स डाई करते हैं तो हमारी जो खर्चा आता है वो हम कहते हैं 1.5 लाख रुपये आता है। और सिमिलर हमारे तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है दूसरी, वो यही काम 1,30,000 के अंदर कर रही है, हम 1,50,000 के अंदर कर रहे हैं। तो हम बेंचमार्क ये भी सेट कर सकते हैं, अगर वो 30 में कर रही है तो हम इसको 1 लाख पूरे के अंदर कैसे कर सकते हैं। ओवर टाइम लगाएं, मशीनों की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करें, लुब्रिकेशंस करें, इट्सेट्रा, ये बात की बात है। फिर हम ये बेंचमार्क सेट करते हैं। सिमिलरली परफॉर्मेंस का बेंचमार्क सेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि एक सैमसंग का जो ना वो स्मार्टफोन है और एक हमारे पास वीवो का स्मार्टफोन है, दोनों के कैमराज जो है ना वो हम कहते हैं 18 मेगापिक्सल है, लेकिन जो सैमसंग की क्वालिटी है ना, सैमसंग के कैमरा की परफॉर्मेंस है वो बेहतर है, वीवो की परफॉर्मेंस जो है ना वो बेहतर नहीं है। तो परफॉर्मेंस का बेंचमार्क सेट करते हैं हम। तो इस तरह से 3 फैक्टर हैं, तीनों के बेंचमार्क सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन। फिर उसको जो है ना वो उसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं कि ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने टाइम में हो रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने टाइम में हो रहा है। इससे आपको पता चलता है जो ऊपर आपने 10 प्रोसेस लिखे हैं उनमें किस प्रोसेस को ज़रूरत है इम्प्रूव करने की। तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी 10 में से उन 3, उन 2, उन 4 प्रोडक्ट्स की, उन प्रोसेसेस की जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है सिलेक्ट प्रोसेस दैट कैन शो क्विक बेनिफिट्स। बहुत आसान सी बात है, आपने 5 तरह की टीम्स लगाई हुई हैं और जो आपके री इंजीनियरिंग के जो फ़ायदे आपको नज़र आने शुरू हों वो 2 साल बाद शुरू हों, 24 मंथ्स, 18 मंथ्स के बाद वो नज़र आने शुरू हों। तो क्या 18 मंथ्स जो टॉप मैनेजमेंट है, जो लोग हैं, वो इन जो री इंजीनियरिंग टीम की बीन को सुन सकते हैं? ये जितनी मर्जी बीन बजाते हैं वो कभी भी कमिटमेंट नहीं शो करेंगे, कभी भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। वो कहते हैं आप बताएं जी, आप साल हो गया काम कर रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ है, 6 महीने हो गए काम कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ है। तो हम वर्क की परफॉर्मेंस को चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रोसेस चूज़ करें जो इमीडिएट बेसिस पर रिजल्ट शो करें, यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट शो करना शुरू कर दें, 4 से 5 महीने के अंदर चलें एक्सेप्टेबल है कि वो उसका रिजल्ट शो करना शुरू कर दें। शुरू में कुछ ऐसे प्रोसेस लेके आएँ जो कि बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट शो करें, और जिनमें बेनिफिट शो करने में ज़्यादा टाइम लगता है उनको आप 3rd और 4th प्रायोरिटी पे रख लें। तो शुरू में 1-2 ऐसे ही चेंजेस करें जिनसे ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी से जल्दी फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया ये भी है। तो हम कहते हैं डेवलप विजन एंड मिशन अकॉर्डिंगली। जितना टाइम लग सकता है किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, उसका अकॉर्डिंगली विजन एंड मिशन बना लें। जिस तरह आपने ऊपर जो है ना बेंचमार्क सेट किया कि जी सैमसंग जो है ना वो उसकी बैटरी टाइमिंग जो है ना एक स्मार्टफोन के अंदर वो इतनी है, तो हम क्या करते हैं, हम बेंचमार्क सेट कर लेते हैं कि हमने जो 2 जो है ना वर्किंग डेज से हमने उसको 5 वर्किंग डेज के ऊपर लेके जाना है। तो ये आपका विजन मिशन सेट होता है यहाँ पे। ठीक है, प्रोसेस की रीडिज़ाइनिंग के अंदर। तो ये हमारा यहाँ तक मेरे ख्याल सफिशेंट है आज के लिए। अगली जो एक्टिविटीज़ हैं फिर उनको, क्योंकि वो थोड़ी लेंथी हो जाएंगी, हमने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ना है। प्रोसेस डायग्नोसिस, प्रोसेस रीडिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट वीक में करेंगे। और ये वाली चीज़ें आपके मिड का पार्ट नहीं होंगी। जो चीज़ें आज हमने पढ़ ली हैं ये शामिल हो जाएंगी, और जो चीज़ें अभी हमने नहीं पढ़ी वो मिड का पार्ट, मिड के जो है ना वो सिलेबस में शामिल नहीं होंगी।